हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इस वीडियो में हम यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है, जो उसका नोटिफिकेशन अभी 31 दिसंबर 2025 में रिलीज हुआ था, हम उसकी पूरी डिटेल देखने वाले हैं। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट करके पूछिए, आपको कोई भी इसमें समस्या है। दूसरा, हम इस वीडियो में पूरा बेसिक से देखने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी अदर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। बेसिक से समझने वाले हैं इसके एक एक पॉइंट को। तो आइए विदाउट डिले अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये 31 दिसंबर 2025 को रिलीज किया गया है। इसमें 4 टाइप की वैकेंसी आपकी हैं, एक बार उस पर नजर डालते हैं। नंबर 1, आरक्षित नागरिक पुलिस पुरुष एवं महिला के लिए, दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं, पुरुष हो या महिला। अगली वैकेंसी है आरक्षित विशेष सुरक्षा बल, जो केवल पुरुष के लिए है। अगली वैकेंसी है आपकी आरक्षित पीएसी सशस्त्र पुलिस, पुरुष के लिए है। महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी और आरक्षित घुड़सवार पुलिस मेल, जेल वार्डन मेल और जेल वार्डन महिला। ये कुल मिलाकर 3 और 3 6 7 टाइप की वैकेंसी हैं जो आई हैं। टोटल वैकेंसी 32,000 प्लस है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाली है। अगर हम इसकी डिपार्टमेंट वाइज पूरा डिटेल डिस्कस करते हैं कि भाई एक्चुअल में वैकेंसी कितनी कितनी है, कैसी है, आइए सबसे पहले हम टोटल वैकेंसी की बात करेंगे। तो आप देखेंगे क्या वैकेंसी आरक्षित नागरिक पुलिस, जिसमें पुरुष और महिला, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, 10,469 वैकेंसी है। आप देख पा रहे होंगे, जिसमें से सामान्य वर्ग अनारक्षित नॉन रिजर्वेशन वाले के लिए, अनरिजर्व के लिए 4191, इकोनॉमिक वीकर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1046, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2826, अनुसूचित जनजाति के लिए 2198 और अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 208। यह आपकी क्या नंबर की वैकेंसी है। इसी में अगर हम बात करें थोड़ा सा और आगे, तो आरक्षित पीएसी सशस्त्र पुलिस एवं रिक्त पद के लिए, जो केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, ये केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, इसमें टोटल वैकेंसी है 15,113, 15,131, ठीक है। आपके सामने पूरा डिटेल है एक एक वैकेंसी का, किस किस टाइप की वैकेंसी है। इसी में तीसरी टाइप की वैकेंसी चलते हैं, जिसको बोला गया है आरक्षित विशेष सुरक्षा बल के लिए, केवल पुरुषों के लिए है। ये भी केवल पुरुषों के लिए 1341 वैकेंसी है, 1348। अनरिजर्व के लिए 538 है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 134 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 362 और अनुसूचित जाति के लिए 281 और अनुसूचित जनजाति के लिए 26 वैकेंसी है। टोटल है 1341। अगर हम डी टाइप की वैकेंसी की बात करें, महिला बटालियन, जो जनपद लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर के लिए चाहिए। महिला आरक्षित रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण केवल महिलाओं के लिए है, जिसमें 2282 वैकेंसी है, 2282, जिसमें अनरिजर्व के लिए 916, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 228, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 615, अनुसूचित जाति के लिए 478 और अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वैकेंसी। अगर इसमें आगे चलें, आरक्षित घुड़सवार पुलिस के रिक्त पदों के लिए केवल पुरुषों के लिए है, जिसमें टोटल वैकेंसी है 71, अनारक्षित के लिए 30, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 7, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 19, ईडब्ल्यूएस अनुसूचित जाति के लिए 14 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 वैकेंसी है। और इसी तरह 6 नंबर की वैकेंसी जेल वार्डर, जो पुरुषों के लिए भी है, जो केवल जेल वार्डर पुरुष और महिला अलग अलग है, तो पुरुष के लिए है टोटल 3279 वैकेंसी, 3279। और इसी तरह अगर मैं बात करूं जेल वार्डर जो फीमेल के लिए है, वहां पर टोटल वैकेंसी है आपकी 106। आई थिंक आप अच्छे से समझ पाए होंगे पूरी डिटेल, ठीक है। ये पूरी डिटेल है और अब इसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में अच्छे से बात करते हैं एक पॉइंट को। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है सर, आवेदन की समय सारणी क्या है, पेपर कब शुरू होने वाला है, कब से हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें आवेदन की समय सारणी, देखिए, तो आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। आवेदन 31 दिसंबर को ही आरंभ हो चुके हैं और 30 जनवरी
तो पहली बात तो 30 जनवरी तक वेट बिल्कुल भी ना करें। 30 जनवरी तो बहुत लेट हो जाएगा, पहले ही कोशिश करिए 15 जनवरी तक इसको निपटाइए, नहीं तो आगे फिर गवर्नमेंट का वर्क है, आप समझते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है आपकी 31 दिसंबर से ही आवेदन शुल्क शुरू हो चुके हैं 30 जनवरी तक सेम। और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि, कब तक आप शुल्क समायोजन कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, 31 दिसंबर से 2 फरवरी 2026, 1-2 दिन एक्स्ट्रा दिए गए। मेन पॉइंट इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि आवेदन अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व, ध्यान से समझना, अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। आवेदन कैसे भरना है, फॉर्म कैसे भरना है, अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करिए, मैं पूरा डिटेल बताऊंगा आवेदन कैसे भरना है। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में डिटेल देखेंगे। दूसरा, सबसे लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे पेपर का स्कोर, कितने का पेपर है और पूरा सिलेबस क्या है, इसको हम लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए। चलिए, तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो पा रहा है इस चीजों को। आगे हम बात करें, थोड़ा सा आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं, आवेदन शुल्क के बारे में। तो आप जान पा रहे हैं सामान्य या EWS कैटेगरी के हैं, यदि आप OBC के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के, तो आपकी फीस रहने वाली है 500 रुपए, 500 रुपीज। और यदि आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं तो आपकी फीस रहने वाली है 400 रुपए। तो कुल मिला के 500 और 400 दो फीस आपके सामने अवेलेबल है, जो एक अच्छी खासी फीस है अगर हम SSC से कंपेयर करें तो। अगर हम राष्ट्रीयता की बात करें, मतलब इंडियन होने चाहिए आप, और कुछ इसमें स्पेशल नहीं है, भारत के नागरिक होने चाहिए आप, और भारत के नागरिक हैं, तिब्बत शरणार्थी हो तो भारत को भी, जो स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली बार जनवरी 1962 के पूर्व भारत आए हो तो वो भी इसमें एप्लीकेबल है। ठीक है ना। चलिए, तो सिटीजनशिप में ज्यादा खास नहीं है, अब नॉर्मल अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता को देखते हैं। शैक्षिक अर्हता मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा की आवृत्ति हो, मतलब आपने केवल 12th किया है तो आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं, मात्र 12th। ठीक है, या उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। तो 12th मोटा मोटा अगर जनरल लैंग्वेज में बोले 12वीं पास अगर आप हैं। कुछ चीजें लिखी हैं, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य आधारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु शिक्षा में सम्मिलित अपेयर अथवा सम्मिलित होने के वाले अपेयर अभ्यर्थी नहीं है, मतलब जो बच्चा 12th में आ रहा है, 12th इस साल है, वो एलिजिबल नहीं होगा, आपके पास पूरी क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपेयर या सम्मिलित होने वाले अपेयर अभ्यर्थी अपेयर पात्र नहीं है, आपके पास पूरा क्लियर चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट चाहिए आपकी। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। चलिए, तो ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें एक्चुअल में क्या होता है, यहां देखो कुछ चीजें काम आती हैं। आप जानते हैं ऑल ओवर इंडिया ही ये कल्चर है, जैसे बच्चा 12th में है तो वो कुछ कोर्स कर लेता है। यूपी राजस्थान में तो खासकर है, जैसे अधिमानी अर्हता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा अगर आपके पास है जिनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, तो आपकी वैल्यू बढ़ गई। नंबर 1, जैसे आपका डोएक का सर्टिफिकेट है, ये डोएक का अगर आप सर्टिफिकेट है, DOE कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है, या NIE-LIT का सोसाइटी से कंप्यूटर में O लेवल का प्रमाण पत्र किया हो तो आपके लिए अच्छा है, बहुत बेनिफिट है, आपको प्रेफरेंस मिलेगी, आपका मार्क्स ऐड होंगे। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर जिसको वो कहते हैं NCC B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो आप देखिए, एक से अधिक अधिमानी आवर्ती रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी आवर्ती का लाभ प्राप्त होगा। चलिए ठीक है ना।
तो कुल मिला के आपके पास अगर ये चीजें हैं तो अच्छा पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, आपका बेनिफिट है, आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगी। एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है वो भी डिस्कस करेंगे और लास्ट तक बने रहिए, और इसमें सिलेबस क्या क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए आयु की बात कर लेते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों की आयु देखते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों ने 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो 1 जुलाई 2025 को, और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात उसका जन्म 2 जुलाई 2003 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अगर हम बात करें महिला अभ्यर्थी के लिए, महिला अभ्यर्थी का 1 जुलाई 2025 को ही काउंट कर रहे हैं, उसका जन्म 18 साल, महिला अभ्यर्थी के लिए भी क्या है 18 एज, और 25 साल से आयु प्राप्त ना हो, मतलब महिला अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2000 से पहले का नहीं होना चाहिए, वहां 2003 था पुरुष के लिए, और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप इसको देख लेना, ये आपकी एज है। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST, ऐसे अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, अगर आप उत्तर प्रदेश के, दो छोटे बारीकी जाने के, अगर आप यूपी के मूल निवासी नहीं है, बाहर के हैं, तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट तर्थ प्रवर्त्य शासनादेश में निहित प्रावधान से अनुमान्य है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, मतलब जो उसको छूट मिलती है। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा दिखा दूं, जैसे श्रेणीवार अधिकतम आयु की सीमा एवं आयु में छूट तालिका श्रेणीवार अलग दिखा। सामान्य वर्ग के लिए 2 जुलाई 2003 से आपका जन्म 1 जुलाई 2007 तक वैलिड है पुरुष के लिए, और महिला के लिए 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2007 तक, और अनुसूचित जनजाति के लिए यही डेट 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2007 तक है, और महिला के लिए 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007 तक। इसी तरह से आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अलग अलग चीजों को। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई भी ऐसा डाउट है जो आपको क्लियर ना हो। चलिए आगे चलते हैं, यही चीज हमने डिस्कस भी कर ली। वैवाहिक परिस्थिति, सेवा में किसी पद पर नियुक्त किए गए ऐसा व्यक्ति या पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पति पत्नियां जीवित हो, या ऐसे व्यक्ति पात्र नहीं होगा जिसमें ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जिसका पहले से, मतलब एक से ज्यादा जो है आपने मैरिज ना की हो। ठीक है, इलीगल है ये। शारीरिक स्वास्थ्यता की बात कर लेते हैं। किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो। पुलिस की है वैकेंसी, तो आप जानते हैं मेडिकल एक अच्छा खासा है, फिजिकल एक अच्छा खासा है, पूरा हम फिजिकल पे डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे लिखा है, चिकित्सा बोर्ड की यथास्थिति ऊंचाई, उसके सीने की माप, भार के माप के लिए व्यवहारिक विहित शारीरिक मानक का परीक्षण करेगा, और वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, मतलब फिजिकल क्या क्या रिक्वायरमेंट। चलिए, तो अब हम भर्ती की प्रक्रिया को समझते हैं और कैसे कैसे है, क्या क्या है उसको भी समझते हैं। भर्ती की परीक्षा, आरक्षी नागरिक पुलिस जो पहली वाली भर्ती थी, कै वाली, पुरुष महिला और महिला बटालियन में महिला आरक्षी के पदों का चयन उत्तर प्रदेश आरक्षी 2025 के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, वो जस्ट लिखा है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा बात नहीं है। मेन पॉइंट यहां आ जाते हैं, यहां इस पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहली बात तो ये है, मेन पॉइंट यही है, लिखित परीक्षा जो होने वाली है भैया, पेपर तो पेपर से ही होगा ना सिलेक्शन, एमसीक्यू बेस रहेगी, पेपर ऑफलाइन होगा, लिखित परीक्षा 300 अंक की होगी, समयावधि 2 घंटे की रहने वाली है। अभी हम ऑनलाइन ऑफलाइन पे देख लेते हैं, उन्हें मेंशन किया होगा, अभी ये मेंशन नहीं मिला, आगे हो सकता हो। तो 300 नंबर का पेपर होगा 2 घंटे का, जिसमें 4 विषय हैं आपके, सामान्य ज्ञान विषय, सामान्य हिंदी विषय, संख्यात्मक मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। मतलब आपका जीएस आ रहा है, हिंदी आ रही है, रीजनिंग आ रही है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स भी आ रहा है ना। मानसिक अभिरुचि, उपलब्धि, तार्किक क्षमता, ये मैथ्स और रीजनिंग, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता मैथ्स और रीजनिंग।
आई थिंक ये आप अच्छे से समझ पाए, ये मेन पॉइंट था इसके लिए। आइए, अच्छा ये थोड़ा सा इन्होंने ये दे रखा है कि अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 30% है परसेंटेज। मुझे लगता है कि इसकी कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई फाई जाती है अच्छी खासी, चाहे आप वो कोई भी एग्जाम हो, है ना। इन्हें कहा कि मिनिमम मतलब जो जनरल कैटेगरी का उसको 30% लाने होंगे। 30% में कहां सिलेक्शन होगा, 70 या 75% में सिलेक्शन होता है। फिर भी उनका एक दायित्व है कि वो इतना दें। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वालों को 25% लाना ही होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वालों को 25%, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए 20% लाना होगा। लिखित परीक्षा में कुल 150 अंक होंगे, ये साफ साफ मेंशन है, 150 अंक होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे। यहां देखो मेंशन, यह लिखित परीक्षा ओएमआर आधारित है, तो आपकी ऑफलाइन होगी, संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 में दिखाया गया है, वो हम अभी आ रहे हैं, उस परिशिष्ट 1 पर पहुंच रहे हैं। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में, अन्यथा एक से अधिक पाली में, एक से अधिक दिनांकों में संभव है। मतलब एक में भी पॉसिबल है, एक से ज्यादा भी पालियां लग सकती है। लिखित परीक्षा की एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ संचालित कराए जाने की दशा में ऐसे परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के साथ प्राप्त अंकों में प्रसामान्यीकरण, जिसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन हेतु बोर्ड द्वारा प्रसामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रकाशन होगा। तो कुल मिला के उसका फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का, सही उत्तर निर्धारित अंक अपॉन सही प्रश्नों की संख्या, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। चलिए, आई थिंक आप क्लियर हो पा रहे हैं ये वाली बात। और अब इसमें तो मेन लिखा है, ज्यादा डिटेल आपको यहां मिलेगी uppbd.gov.in पर। अगर हम बात करें मेन पॉइंट पर, तो मेन पॉइंट भैया जी ये है लिखित परीक्षा का सामान्य पाठ्यक्रम। सामान्य ज्ञान के 150 क्वेश्चन, कुल मिलाकर तीनों के 150 क्वेश्चन आएंगे। डिफाइन नहीं कर रखा इन्होंने। सामान्य ज्ञान सामान्य हिंदी के लगभग फिर भी 40-40, 50-50 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपको पीवाईक्यू जाना होगा। संख्यात्मक अभिरुचिक मानसिक योग्यता, और कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 300 नंबर है, 150 क्वेश्चन है। मुझे लगता नहीं है कि किसी को कोई डाउट हो, आराम से देखिए और पूछिए। दूसरी बात, अब हम जो ना सिलेबस पे नजर डालते हैं हाथों हाथ। सिलेबस बहुत जरूरी है। अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें तो ये सामान्य ज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं ताकि आपको और जूम करके दिखाऊं। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज की बात हो रही है ना, इसमें विमुद्रीकरण, इकोनॉमिक्स भी आ गया, साइबर क्राइम भी आ गया, कंप्यूटर भी आ गया। जनरल हिंदी देख पा रहे होंगे, हिंदी, सामान्य अन्य भाषाएं, हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान, ये सारी चीजें आ चुकी हैं। पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, उपसर्ग, प्रत्यय। संख्यात्मक में थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स। नंबर सिस्टम आ रहा है भाई साहब, इस पर थोड़ा सा हम लॉजिक डाल देते हैं। नंबर सिस्टम पूछा जा रहा है, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन पूछा जा रहा है, सरलीकरण, डेसिमल और फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, रेशियो, प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मतलब डीआई भी आ रही है, मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड द अदर एनालिटिकल फंक्शन, अंक गणितीय संगणना एवं अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, मिसलेनियस वर्क, लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, संकेत संबंध विश्लेषण, परसेप्शन टेस्ट, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन, परीक्षण, लेटर सिंबल। भैया ये रीजनिंग है, समझे आप, ये लग रहा है ना, ये सारा रीजनिंग है। ये व्यवहारिक ज्ञान, कॉमन सेंस टेस्ट, ये सब चीजें रीजनिंग में आ जाती हैं आपके। और अगर हम बात करें परीक्षण, डायरेक्शन, सेंटेंस, ये सारा रीजनिंग है। और रीजनिंग का उन्होंने सेपरेट भी दे रखा। रीजनिंग पे देखें तो मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड द रीजनिंग एबिलिटी, ये आपके सामने है सब कुछ। एनालॉजी, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें। आई थिंक मुझे लगा कि आप अच्छे से समझ पाए। तो ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और हम स्टार्टिंग वाले, ये क्योंकि सबसे लास्ट में दे रखा है, ठीक है, जिसको ना क्लियर हो ये सबसे लास्ट में दे रखा है।
एक बार इसको देख लेते हैं। हम ये डिस्कस कर लिया है, लिखित परीक्षा ओएमआर पर हुई, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं शारीरिक मानक परीक्षा, फिजिकल टेस्ट। तो पुरुष अभ्यर्थी न्यूनतम शारीरिक मानक न्यूनतम है, ऊंचाई की बात करते हैं। नंबर 1, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट 168 होनी चाहिए भाई साहब, 168 सेंटीमीटर। और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति के लिए सीने की बात करें, न्यूनतम सीना 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाओ। अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 77 है और बिना फुलाए कम से कम 82, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव आवश्यक है। महिला अभ्यर्थियों की बात करते हैं, हाइट कितनी है? सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग हाइट के लिए 152 मिनिमम और अनुसूचित जनजाति महिला अभ्यर्थी के लिए 147। वजन की बात करते हैं महिलाओं के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम। बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं, 40 किलोग्राम मिनिमम चाहिए। और अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानसिक परीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा। समय वो आपको अपडेट मिलता रहेगा उसकी साइट पर। चलो, आई थिंक इसमें अब कुछ है नहीं जिसमें आपको कोई भी, एक ये देख लेते हैं शारीरिक दक्षता, शारीरिक फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं। जैसे अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो अहरकारी प्रकृति की होगी। एक शारीरिक दक्षता परीक्षा में अहर होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़, ये है 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होगी। महिला अभ्यर्थी को 2.4 किलोमीटर की दौड़, इसकी आधी, टाइम भी आधा, थोड़ा सा ज्यादा। तो महिलाओं को, फीमेल को 2.4 किलोमीटर लगभग 2.5 किलोमीटर भागना है 14 मिनट में। पुरुषों को लगभग 5 किलोमीटर भागना है 4.8 25 मिनट में। आई थिंक ये हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको क्लियर ना हो पा रहा हो। चयन एवं अंतिम योग्यता, इसको समझ लेते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण नीति के दृष्टिगत बोर्ड प्रत्येक श्रेणी के अनुसार चयन सूची तैयार करेगा। उसमें संतुष्टि सहित चिकित्सा परीक्षा, चरित्र सत्यापन के अधिक करेगा। मतलब कुल मिलाकर आपके रिटन होगा। रिटन होने के बाद आपका जो है चिकित्सा परीक्षा होगी, मेडिकल चेकअप वगैरह होगा। और उसके बाद मतलब पहले रिटन हुआ, फिजिकल हुआ और फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल सारे पाएगा। लेकिन अच्छा, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं, इसको नोटिस करो ध्यान से। पहले फिजिकल कराने वाले आई थिंक, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए, पहले शारीरिक परीक्षा होगी, पहले फिजिकल रखेंगे अभ्यर्थियों में। बोर्ड लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर फिर एग्जाम लेंगे। फिर आरक्षण नीति के दृष्टिगत बोर्ड रिक्तियों के अपेक्षा फिर उनका क्या कराएंगे, मेडिकल कराएंगे। फिर उनका चरित्र प्रमाण पत्र, मतलब आपका डीवी वगैरह सारी चीज हो जाएगी। अच्छा, ये चीज बहुत बड़ी बात है, आपने ध्यान दी। हमने एक एक छोटी छोटी चीज दे दी। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची प्राप्त नहीं की जाएगी। नो वेटिंग लिस्ट, नो वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट का कोई लेना देना नहीं है, कोई वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, साफ साफ मैंने कर रखा है। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त करते हैं तो श्रेष्ठ सूची का इस तरह नहीं, मतलब 2 से अधिक विद्यार्थी हैं, वेटिंग लिस्ट तो कोई नहीं है लेकिन उनके नंबर सेम आ गए, तो हम कैसे जाएंगे? तो नंबर 1 अलग अलग है, जैसे सामान्य अंक के बेस पर देखे जाएंगे, जिसके नंबर जिससे ज्यादा है, वरीयता देखी जाएगी, एज किसकी ज्यादा है, ये सब चीजें आएगी। और किसी में यदि ऊपर लिखित के बावजूद भी 1 से अधिक अभ्यर्थी समान हो तो ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता उसके हाई स्कूल प्रमाण पत्र अथवा लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देखी जाएगी। ये भी अच्छी चीज है। 2 विद्यार्थी हैं, सेम नंबर आए तो उसकी हम क्या देखेंगे, लास्ट में उसका अल्फाबेट में नंबर देखेंगे किस तरह से। आई थिंक आप ये भी अच्छे से क्लियर हो पा रहा है आपको।
एक बार यहां से देख लेता हूं जो वर्टिकल आपको रिजर्वेशन मिल रहा है अनुसूचित जनजाति के लिए 21% 5 वर्ष की छूट मिल रही है। ये सारा ये चीजें चाहिए। प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुरूप प्रमाण पत्र देने वाला सक्षम अधिकारी, जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष के लिए छूट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष के लिए छूट, और इसको आप डिटेल में पहुंच करके पढ़ भी सकते हैं। हॉरिजॉन्टल ये है स्वतंत्रता संग्रामी, भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड्स, महिला, ये सारी चीजें। ऑनलाइन आवेदन की तिथि ये बहुत जरूरी है, इसको देख लेते हैं ध्यान से। जो बच्चे चाहते हैं कि हम फॉर्म भी आपको फिल करके दिखाएं, तो नीचे कमेंट करना, हम कल फॉर्म भी फिल करके दिखाएंगे, पूरे तरह से वीडियो आपके लिए बनाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी सर्वप्रथम अपना OTR कराएगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। तत्पश्चात अभ्यर्थी पुनः बोर्ड की वेबसाइट पर आकर अपना आवेदन पत्र पूरा विवरण के साथ जमा करेगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहले अभ्यर्थी को OTR में अपना पंजीकरण कराना आवश्यक, तत्पश्चात वह अभ्यर्थी UPPRPB उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित ऑनलाइन उपलब्ध विभिन्न भर्तियों के आवेदन भरे जाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार वहां जाएं या फिर आपको ये सारी चीजें यहां पे मिल जाएंगी ना। पहले OTR करो, upbbpd.gov.in पर होम पर जाकर ये मोबाइल नंबर, यूनिक मेल ID, ये सारी चीजें आपको रखनी है। और OTR अगर नहीं करना आता है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं, कमेंट जरूर कर देना, हम उस पर वीडियो बनाएंगे जबरदस्त तरीके से। ठीक है, इसमें सारी चीजें हैं, फोटो वगैरह, फोटो सारी चीजें डिटेल में। चलिए, ये साइज वगैरह दे रखा है, फोटो का कितना कितना होना चाहिए, हस्ताक्षर का साइज जितना होना चाहिए, है ना, फोटो का साइज जितना होना चाहिए, इसके बारे में। पदों की वरीयता का क्रम देख लेते हैं। सीरीज, बहुत सारी पोस्टें हैं, तो जैसे आरक्षक पुरुष अभ्यर्थी हेतु वरीयता का विकल्प क्या क्या है उनके पास? आरक्षक नागरिक पुलिस, आरक्षक PAC सशस्त्र पुलिस, घुड़सवार पुलिस, विशेष सुरक्षा बल और जेल वार्डर। 5 पोस्टों को वरीयता भरनी है आपको। साथ साथ महिला अभ्यर्थी के लिए नागरिक पुलिस, महिला बटालियन, महिला आवासीय, जेल वार्डर। ठीक है, प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध विकल्पों के साथ सापेक्ष वरीयता का चयन करना होना अनिवार्य है। आपको बताना है कौन सी पोस्ट पहले में। अगर आपके नंबर अच्छे हैं और अच्छी पोस्ट को आप बाद में फिल करेंगे तो भाई आपको नंबर के अकॉर्डिंग वो मिलनी चाहिए, लेकिन आपकी अगर प्रेफरेंस गलत है तो नहीं मिलेगी। चलिए, हेल्पलाइन नंबर इन्होंने एक कर रखा है, वैसे सरकारी नंबर तो नहीं मिलते लेकिन दिया है तो मेरा फर्ज है बताने का। 180091110005। प्रातः 10 बजे से शायद 7 बजे तक। आपको अगर कुछ यूनिक प्रॉब्लम आ रही है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, कुछ अलग ही, तो आप इस पर जाकर कॉल कर सकते हैं। ये था कंप्लीट डिटेल। मेन इसमें सिलेबस था, मेन इसमें एप्लीकेशन का फॉर्म था, वो सब हम देख चुके हैं, है ना। इस तरह की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। इस तरह के लिए अगर आपको इसका एक एक नोटिफिकेशन फॉर्म चाहिए तो वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और इस तरह की वीडियो लाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।